हेलो एवरीवन, मेरा नाम है वैभव एंड वेलकम बैक टू टारगेट फॉर आईक्यू। आज की इस क्लास में हम वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि ये होता क्या है, क्या ये भारत में लागू हो गया है, नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ और कब तक ये लागू होगा। जैसे कि वन नेशन वन इलेक्शन से पढ़ के ही हमें समझ में आ रहा है कि एक राष्ट्र और एक ही हमारा इलेक्शन होगा। ठीक, जैसे हमें पता है कभी हमारे लोकसभा का इलेक्शन होएगा, कभी हमारा पंचायत का होगा, कभी म्युनिसिपैलिटी का होगा, कभी विधान परिषद का होगा, सबका टाइम पीरियड अलग-अलग है। तो वन नेशन वन इलेक्शन से क्या होगा कि अब सबका इलेक्शन एक ही समय में किया जा सकता है। तो पहले हम जानते हैं ये चर्चा में क्यों है? क्यों था ये चर्चा में? इस बारे में हम पता करते हैं। जैसे कि जो हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट थे मिस्टर रामनाथ कोविंद जी, इन्होंने हाल-फिलहाल में हमारी प्रेसिडेंट को 18,000 के पेजेस की एक रिपोर्ट सबमिट करी है। उस रिपोर्ट में वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में बताया गया है। ठीक? तो हम पढ़ते हैं कि ये जो कमिटी बनी थी जिसने रिपोर्ट सबमिट करी है, तो पहले पढ़ना है कि ये कब बनी है। 1 सितंबर 2023 को हमारी जो यूनियन गवर्नमेंट है, उसने इस कमिटी का गठन किया था। उसके चेयरमैन थे हमारे रामनाथ कोविंद जी और उस कमिटी में 6 अलग मेंबर्स भी थे। अब ये मेंबर्स कौन-कौन थे? पहले अमित शाह जी थे, दूसरे एनके सिंह। ये एनके सिंह वही हैं जो 15 फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन रह चुके हैं। फिर अहीर रंजन चौधरी जी, गुलाम नबी आज़ाद, संजय कोठारी और हरीश साल्वे जी। ये 6 मेंबर्स थे इस कमिटी के। अब बात करते हैं वन नेशन वन इलेक्शन। इसको एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है जिसको कहते हैं साइमल्टेनियस इलेक्शन, यानी कि इकट्ठा एक इलेक्शन कराया जाना। अब बात आती है हम किस-किस चीज़ के इलेक्शन इकट्ठा करा सकते हैं। जैसे लोकसभा और स्टेट असेंबली जिसे बोलते हैं विधान परिषद, यानी कि जो हमारी लोकसभा और विधान परिषद का इकट्ठा हम इलेक्शन करा सकते हैं। या फिर हम लोकसभा, स्टेट असेंबली या लोकल गवर्नमेंट, जैसे कि लोकल गवर्नमेंट हमारी हो गई पंचायत, म्युनिसिपैलिटी। तो पंचायत, म्युनिसिपैलिटी, लोकसभा या विधान परिषद का इकट्ठा इलेक्शन करा सकते हैं या फिर अलग से लोकसभा और विधान परिषद का। ठीक? ये 2 सिचुएशन है जहाँ पे हम वन नेशन वन इलेक्शन को एनफोर्स करा सकते हैं। अब थोड़ा-सा हिस्ट्री जान लेते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन ये पहली बार इंडिया में लागू होगा, अगर होगा, या ये पहले भी हो चुका है। ठीक? तो 1951, 52 में, 1957, 1962, 1967 ये वो साल हैं जहाँ जब वन नेशन वन इलेक्शन का कांसेप्ट फॉलो किया जाता था। फिर बात आती है, तो जब पहले फॉलो किया जाता था, अब क्यों नहीं किया गया? क्योंकि 1967 के बाद से वन नेशन वन इलेक्शन के अकॉर्डिंग इलेक्शन नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? प्री मैच्योर डिसोल्यूशन। जैसे हम सबको पता है लोकसभा 5 साल के लिए चुनी जाती है। तो अगर कुछ ऐसी सिचुएशन हो गई कि उन्हें 5 साल से पहले डिसॉल्व कर दिया, तो उनको फर्दर फिर इलेक्शन होता था, अगले 5 साल होते थे। तो ऐसा क्या होता था, अलग-अलग, जैसे फिर सपोज़ मैं समझाता हूँ आपको, 1 मिनट। जैसे लोकसभा का इलेक्शन हुआ 2020 में, ठीक? 2020 से लेके 2025 तक इनका ये टाइम पीरियड था। 2020 से 2025 तक का टाइम पीरियड इनका था। अब ये डिसॉल्व हो गए 2023 में, ठीक? तो 2023 में डिसॉल्व हो गए और 2020 में कौन-कौन किस-किस की गवर्नमेंट इलेक्ट हुई थी? लोकसभा हुआ था, हमारे पंचायत, म्युनिसिपैलिटी, ये सब 2020 में हुए थे। बट 2023 में 2023 में हमारी जो लोकसभा है वो डिसॉल्व हो गई, यानी कि अब दोबारा से 5 साल के इलेक्शन होगा। तो अब सबका टेन्योर अलग हो चुका है। लोकसभा का इलेक्शन अलग होगा, क्यों? क्योंकि 2023 से 2028 तक होगा। इनका टाइम पीरियड अब चेंज हो गया। ऐसी म्युनिसिपैलिटी, पंचायत का टाइम पीरियड अलग हो गया, क्यों? क्योंकि 2020 में इकट्ठे चल रहा था सब, बट यहाँ पर जब इन लोग का लोकसभा का डिसोल्यूशन हो गया, तो अब सबका टाइम पीरियड उथल-पुथल हो गया और इस चक्कर में फिर ये जो कांसेप्ट था वन नेशन वन इलेक्शन, ये नहीं फॉलो किया गया। ठीक? आई होप समझे होंगे कि क्यों फॉलो नहीं करा गया, क्योंकि प्रीमैच्योर डिसोल्यूशन हो गया था, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ गई। कि अभी भी देखा जाता है, उस टाइम पे भी हुआ था
कि अपनी एक अगर गवर्नमेंट है तो उसके कुछ सदस्य दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, ठीक? तो वो चीज़ पहले भी फ़ॉलो होती थी और उस वज़ह से फिर गवर्नमेंट गिर जाती थी, फिर दोबारा से उनका इलेक्शन होता था। तो इस चक्कर में जो ये पहले हमारे इस इन ये 1951 से लेके 1967 तक जो साइमल्टेनियस इलेक्शन होते थे, वो होना बंद हो गए थे। और फिर जैसे 1975 1977 में जो इमरजेंसी आई और उन्होंने तो बिल्कुल स्कोप छोड़ दिया और उस तब से लेकर अब तक वन नेशन वन इलेक्शन का कंसेप्ट फॉलो नहीं किया गया, यानी कि साइमल्टेनियस इलेक्शन हुए ही नहीं। अब बात आती है आइडिया ऑफ साइमल्टेनियस इलेक्शन। क्या ये साइमल्टेनियस इलेक्शन अभी हाल फिलहाल में चर्चाओं में आए हैं या ये पहले से थे? देखो, बीजेपी के इलेक्शन मैनिफेस्टेशन में 1980s से ये वन नेशन वन इलेक्शन का कंसेप्ट लाया गया है। बट जोर पकड़ा है इसने 2014 से, जब बीजेपी सत्ता में आई है। ठीक? नीति आयोग द प्रपोजल वाज सपोर्टेड बाय नीति आयोग इन 2017। 2014 से जब इस वन नेशन वन इलेक्शन कंसेप्ट ने तेजी पकड़ी है, तो नीति आयोग ने भी उस प्रपोजल को सपोर्ट किया था 2017 में। फिर लॉ कमीशन भी ने भी 2018 में लीगल एस्पेक्ट्स पे एग्जामिनेशन किया कि क्या ये संभव है, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड करें, क्या उसके लीगल प्रोविजंस होंगे, क्या अफेक्ट होगा, ये सब लॉ कमीशन ने भी एग्जामिन किया था 2018 में। ठीक? और जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर अपने भाषण में वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में फेवर करते हैं, उसके बारे में बात करते हैं, ये हम सबको पता है। अब बात करते हैं कमिटी रिकमेंडेड की। कमिटी ने जो ये 18,000 पेजों की जो रिपोर्ट दी है, इसमें लिखा क्या है, क्या रिकमेंड किया है, उस बारे में पढ़ते हैं। तो पहले इन्होंने कहा है अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि अगर हमें वन नेशन और वन इलेक्शन भारत में लाना है, तो हमें संविधान में चेंज करना पड़ेगा। क्यों? अब वो आगे पढ़ेंगे चेंज कैसे होता है और किस मेजॉरिटी से होगा, वो अभी हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे। तो जो हमें रिकमेंडेशन दिया है रिपोर्ट में, उसमें 2 कांसेप्ट के बारे में बात करी है। या तो हम लोकसभा और लेजिस्लेटिव का इलेक्शन इकट्ठा कर लेते हैं। मतलब इनका पहले हम कराएँगे, उसके 100 डेज़ बाद यानी 100 दिन बाद हम लोकल बॉडीज़ का यानी पंचायत और म्युनिसिपैलिटी का इलेक्शन करेंगे। तो क्या इन्होंने बोला है रिपोर्ट में कि पहले हम लेजिस्लेटिव असेंबली और लोकसभा का इलेक्शन कराएँगे, उसके 100 दिन बाद अदर लोकल बॉडीज़ का इलेक्शन कराएँगे। ठीक? तो अभी हम पढ़ लेते हैं प्रोसेस ऑफ अमेंडमेंट कि अमेंडमेंट जो संविधान में अमेंडमेंट होता है वो किस तरीके से होता है। पहला सिंपल मेजोरिटी से होता है कि दोनों संसदों में अगर सिंपल मेजोरिटी से कोई बिल पास हो जाए तो अमेंड हो जाएगा। दूसरा स्पेशल मेजोरिटी होता है। तीसरा स्पेशल मेजोरिटी प्लस रेटिफाइड बाय एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, यानी कि कोई बिल ऐसा है जिसमें स्टेट का इंटरेस्ट अफेक्ट हो रहा है या कहीं ना कहीं स्टेट का रोल है उस बिल में, तो उस कंडीशन में हमें हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, लेट्स सपोज अभी एट प्रेजेंट 28 स्टेट्स हैं, तो उसका हाफ कितना होगा 14 स्टेट्स। तो 14 स्टेट्स की हमें मंजूरी भी चाहिए, हमें स्पेशल मेजोरिटी भी चाहिए और 14 स्टेट्स की मंजूरी भी चाहिए उस बिल को पास कराने में। ठीक? तो ये 3 तरीकों से बिल पास होता है, सिंपल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी और तीसरा स्पेशल मेजोरिटी प्लस हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर की कंसेंट या रेटिफिकेशन चाहिए होता है। तो ये तो हमने प्रोसेस पढ़ा है अमेंडमेंट का। ठीक? अब बात आती है कि अगर जो हमने प्रोसेस पढ़ा है, तो अगर हम लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का इकट्ठा इलेक्शन कराएँगे, तो इसमें हमें चेंजेस लाने पड़ेंगे। तो कौन सा चेंज लाना पड़ेगा? सिंपल मेजॉरिटी वाला या स्पेशल मेजॉरिटी वाला या स्पेशल मेजॉरिटी प्लस रेटिफिकेशन वाला? तो इसमें याद रखना है कि जो लोकसभा और लेजिस्लेटिव का इलेक्शन होगा ठीक? और उसके लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करना पड़ेगा। तो चेंज करने के लिए यहाँ पर स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए। संविधान में अगर चेंज लाना है तो भाई हमें दोनों संसदों से स्पेशल मेजॉरिटी से बिल पास कराना पड़ेगा। दूसरा कंसेप्ट आता है कि जहाँ यहाँ पे इलेक्शन हो गया, फिर 100 डेज़ बाद हमें पंचायत और म्युनिसिपैलिटी का भी इलेक्शन कराना है। उस केस में हमें चेंजेस लाने पड़ेंगे, तो वो चेंज लाने के लिए हमें सिंपल मेजॉरिटी से बिल पास कराना है, स्पेशल से कराना है या वो थर्ड वाली जिसमें हमें हाफ ऑफ द स्टेट्स की कंसेंट चाहिए। तो यहाँ पे हाफ ऑफ द स्टेट्स की कंसेंट चाहिए। तभी इन दोनों तरीके से
इलेक्शन हो सकता है। आई होप समझ में आया होगा कि अमेंडमेंट कैसे होगा और किस सिचुएशन में क्या रूल फॉलो किया जाएगा। दूसरी रिकमेंडेशन जो इन्होंने दी थी, सिंगल इलेक्टोरल रोल और इलेक्शन आईडी। जैसे हमें पता है जो इलेक्शन आईडी हमें दी जाती है, हमारे पास है, वो खाली सफिशिएंट नहीं कि हम जाकर वोट डाल रहे हैं, वो तो हमारी एक आइडेंटिफिकेशन है। वोट डालने के लिए हमारा नाम इलेक्टोरल रोल में होना चाहिए, ठीक? अब बहुत सी सिचुएशन ऐसी भी हो जाती है कि लेट्स सपोज मैं हूँ, लोकसभा का इलेक्शन है, मेरा नाम इलेक्टोरल रोल में आ गया, चलो हमने वोट डाल दी। अब 4 से 5 या 1 साल बाद पंचायत का इलेक्शन है मेरे एरिया में और मेरा नाम इलेक्टोरल रोल में है नहीं। तो क्या मैं वोट डाल पाऊँगा? आंसर इज़ नो। मेरा नाम इलेक्टोरल रोल में होना चाहिए। तो ऐसे बहुत इश्यूज़ आते थे, कभी किसी का नाम होता था, कभी किसी का नाम नहीं होता था। तो रिकमेंडेशन में बोला गया कि इलेक्टोरल रोल एक ही होना चाहिए और इलेक्शन आईडी, ठीक? अगर एक ही इलेक्टोरल रोल होगा, तो सबका एक बारी में नाम आ जाएगा। तो ये जो इश्यू हुआ था, कभी किसी का नाम है, कभी किसी का नाम नहीं है, वो खत्म हो जाएगा, ठीक? तो इस वाले कांसेप्ट को चेंज करने के लिए हमें अमेंडमेंट करना पड़ेगा। तो इस अमेंडमेंट में भी हमें स्पेशल मेजॉरिटी प्लस हाफ ऑफ द स्टेट यानी 14 स्टेट की कंसेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तीसरा रिकमेंडेशन जो था, वो था इलेक्शन फॉर अनएक्सपायर्ड पीरियड। जैसे मैंने बताया था कि जो 2020 में लोकसभा का इलेक्शन हुआ, ठीक? तो कब तक चलेगा? ये चलेगा 2025 तक, क्योंकि हमें पता है 5 साल का टाइम पीरियड रहता है लोकसभा का। कुछ ऐसा कारण हो गया कि लोकसभा को डिसॉल्व करना पड़ गया 2023 में। तो एट प्रेज़ेंट यानी अभी तक जो एक कांसेप्ट फ़ॉलो किया जाता है कि 2023 में डिसॉल्व हो गई, दोबारा से इलेक्शन होगा। कितने टाइम के लिए? अगले 5 साल के लिए। तो 2028 तक का हो गया टाइम पीरियड। ऐसे ही फ़ॉलो होता है ना? अब तीसरी रिकमेंडेशन में बोला गया है इलेक्शन फॉर अनएक्सपायर्ड पीरियड, यानी कि इन्होंने बोला है कि जो स्टार्टिंग में 2020 से 2025 तक का टाइम पीरियड था, बीच में डिसॉल्व हो गई 2023 में। तो अब इन्होंने बोला है, अब अगले 5 साल के लिए नहीं, आप बस जो बाकी के 2 साल बचे हैं, इतने टाइम के लिए आपके लिए दोबारा से इलेक्शन किया जाएगा। जो आपका अनएक्सपायर्ड पीरियड है, जो पीरियड अभी आया नहीं, जो बचा हुआ है, सिर्फ उसी के लिए इलेक्शन होएगा। वापस से दोबारा 5 साल के लिए नहीं होगा। ये तीसरी रिकमेंडेशन थी, क्योंकि यही रूल्स फॉलो किए जाते थे कि कभी भी डिसॉल्व हो जाए, फिर अगले से 5 साल। तो इससे क्या होता है कि अभी तो 2020 में भई लोकसभा का हुआ, फिर विधान परिषद का हो जाएगा, फिर पंचायत का होगा। तो ऐसे तो वन नेशन वन इलेक्शन का कांसेप्ट कभी कोई फॉलो ही नहीं कर पाएगा। तो इसलिए तीसरी रिकमेंडेशन थी। फिर क्या पढ़ेंगे? लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज, कि ये पास कराने के लिए क्या-क्या इश्यूज अभी आ सकते हैं लीगली, ठीक? हमें क्या-क्या इश्यू फेस करने पड़ेंगे? अमेंडमेंट इन एटलीस्ट 5 आर्टिकल्स, हमें कम से कम 5 आर्टिकल्स में चेंजेस लाने पड़ेंगे, ठीक है? पहला जैसे 83 क्लॉज़ 2 और 85 क्लॉज़ 2, इन 2 आर्टिकल्स में चेंज लाने पड़ेंगे। ये क्या बात करते हैं? 83 क्लॉज़ 2 बात करता है कि अगर इमरजेंसी लगी हुई है, तो पार्लियामेंट फर्दर 1 साल के लिए टाइम पीरियड बढ़ा देती है, ठीक? फिर 85 क्लॉज़ 2 बोलता है प्री मैच्योर डिसोल्यूशन, वही कि अगर प्रेसिडेंट चाहे तो पहले ही लोकसभा को डिसॉल्व कर सकती है 5 साल से पहले। तो इन दोनों आर्टिकल्स में चेंज लाना पड़ेगा। ऐसे ही स्टेट की बात करें तो स्टेट में अगर इमरजेंसी लग गई तो पार्लियामेंट फर्दर 1 साल के लिए टाइम बढ़ा देगी, या गवर्नर चाहे तो 5 साल से पहले डिसॉल्व कर सकता है। तो ये कुछ आर्टिकल्स हैं जिसमें हमें चेंजेस लाने पड़ेंगे। दूसरा इश्यू क्या आ सकता है? जुडिशियल रिव्यू का। जुडिशियल रिव्यू जैसे हमें पता है कोर्ट करती रहेगी, क्योंकि उन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ठीक? तो लेजिस्लेटिव असेंबली डिसॉल्व्ड एंड इम्पोज ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल अंडर आर्टिकल 356। प्रेसिडेंट्स रूल कौन से आर्टिकल में लगता है? 356 में। क्यों लगता है? वो तभी लगता है अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि जो राज्य में सरकार है वो ढंग से काम नहीं कर रही है या वो ढंग से काम नहीं कर पाएगी। तो ऐसे में क्या होता था? प्रेसिडेंट अपना रूल लगा देता था। इट मीन्स अब उस राज्य सरकार में सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल हो चुका है। तो ऐसे
हमें कहाँ-कहाँ देखा गया? रिसेंटली जैसे उत्तराखंड में, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड में भी प्रेसिडेंट्स रूल लग गया था। तो एसआर बोमई और रामेश्वर प्रसाद केस, ये 2 केस ऐसे हैं जो जुडिशियल रिव्यू से रिलेटेड हैं और जिसमें प्रेसिडेंट्स रूल के बारे में बात किया गया था और ये बोला गया था कि जो प्रेसिडेंट्स रूल लगा है स्टेट में, वो सही नहीं है। तो अगर वन नेशन वन इलेक्शन का कांसेप्ट आता है, तो जुडिशियल रिव्यू का भी खतरा है। फिर तीसरा क्या खतरा हो सकता है? लिंकिंग जनरल इलेक्शंस विद लोकल बॉडी इलेक्शंस इज कॉम्प्लेक्स as it comes under state subject under 7th schedule and all states have different laws with respect to their panchayat and municipality. अगर वन नेशन वन इलेक्शन आता है तो इट मीन्स लोकसभा, विधान परिषद, पंचायत, म्युनिसिपैलिटी, इन सबको इकट्ठा लेके इलेक्शन होगा। अब इकट्ठा होगा तो यानी कि जो पंचायत और हर स्टेट की जो पंचायत और म्युनिसिपैलिटी लॉज हैं उसमें चेंजेस लाने पड़ेंगे, उसमें अमेंडमेंट्स लाना पड़ेगा, तो वो भी एक लीगल इशू है। ठीक, बट अगर ये वन नेशन वन इलेक्शन आ गया तो उसके कोई फायदे भी होंगे। अब वो फायदे पढ़ते हैं। पहला फायदा क्या है? रिड्यूस कॉस्ट एंड यूज ऑफ रिसोर्सेज। इलेक्शन कराने में जो खर्च आएगा वो कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कभी अभी अभी क्या हो रहा है, नवंबर में इलेक्शन है, 2 साल बाद किसी और चीज का इलेक्शन है, तो वो जो इलेक्शन होते रहते हैं वो फ्री में तो होते नहीं, खर्च होता है। तो वो खर्चा कम कैसे होएगा? अगर हम सबका इलेक्शन एक बार ही करा दें। ठीक, रिसोर्सेज भी कम लगेंगे। रिसोर्सेज कैसे कम? भाई, फोर्सेस डिप्लॉय की जाती हैं। आपने देखा होगा जब हम इलेक्शन बूथ पे जाते हैं तो वहाँ पे पुलिस रहती है। तो रिसोर्सेज कम लगेंगे हमारे। ठीक, स्ट्रेन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इलेक्शन के आसपास एडमिनिस्ट्रेटिव वर्कलोड बहुत हो जाता है। उन्हें देखना होता है कि कहीं इलेक्शन फ्री और फेयर होना चाहिए, कोई उसका दुरुपयोग ना कर ले। तो जो स्ट्रेन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, ये एक बार ही होएगा अगर वन टाइम वन इलेक्शन होगा। क्यों? अगर अलग-अलग टाइम पे इलेक्शन होएगा तो एडमिनिस्ट्रेशन का वर्क अलग-अलग टाइम पे बढ़ता जाएगा। ठीक? तो इसका ये फ़ायदा होगा कि अगर एक बार होएगा तो एडमिनिस्ट्रेटिव जो वर्कलोड है होगा तो बस खाली एक बार होगा। तीसरा, प्रिवेंट डिसरप्शन ऑफ डेवलपमेंट वर्क ड्यूरिंग कोड ऑफ कंडक्ट। जैसे आचार संहिता लग जाती है, तो उसके लगने से क्या होता है कि जितने भी डेवलपमेंट वर्क है, वो सारे रुक जाते हैं। ठीक? जब कहीं हाईवे बनना है, कंस्ट्रक्शन होनी है या कोई स्कीम पास होनी है, उन सब पे रोक लग जाती है। तो क्या ये हमारे देश के डेवलपमेंट के लिए कम गलत बात नहीं है? तो अगर एक टाइम पे एक बार ही इलेक्शन होगा, तो ये जो डेवलपमेंट वर्क है, कम से कम ये तो नहीं रुकेगा। तीसरा, डिक्रीज कैंपेन फाइनेंस। कोई कैंपेन को फाइनेंस करने में जो पैसे खर्च होते हैं हर बार, वो कम हो जाएगा क्योंकि एक बार इलेक्शन होएगा। फैटीग अमंग वोटर्स। अब बहुत लोग मैंने ऐसे देखे हैं, आपने भी देखे होंगे कि वो ना थक जाते हैं कि अभी तो हम पंचायत के इलेक्शन देने आए थे, अब ये फिर से लोकसभा का आ गया, हम नहीं जाएंगे इलेक्शन देने। तो इस चीज को कम करने के लिए भी वन नेशन और वन इलेक्शन हमारे लिए काफी फायदेमंद होगा। अगर कुछ एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी होगा कि भाई वन नेशन वन इलेक्शन आया तो उसका कुछ क्या क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं। पहला, रिस्क ऑफ पुशिंग लोकल एंड रीजनल इश्यूज फेवरिंग नेशनल पार्टी। जैसे इलेक्शन होता है लोकसभा का, तो उसमें नेशनल मुद्दे रखे जाते हैं कि हम देश के लिए ये अच्छा करेंगे, ये होगा, हमने इतने साल से हमने ये अच्छा कर दिया। ठीक, नेशनल मुद्दे रखे जाते हैं। फिर जब पंचायत म्युनिसिपैलिटी का होता है तो रीजनल मुद्दे रखे जाते हैं। ठीक, बट अगर हम वन नेशन और इलेक्शन कर देंगे तो रीजनल जो मुद्दे होते हैं, जो हमारे स्टेट के या रीजन के, वो दब जाएँगे क्योंकि जब इलेक्शन होगा तो नेशनल मुद्दे रखे जाएँगे। तो पहला डिसएडवांटेज ये हो गया। दूसरा, इंक्रीज़ कॉस्ट ड्यू टू द नीड फॉर मोर वोटिंग मशीन। अब जब वन नेशन वन इलेक्शन अगर एनफोर्स हो गया, तो उसके लिए बहुत सारी वोटिंग मशीन चाहिए। जैसे अभी कर्नाटका में एक बूथ पर 3 ईवीएम मशीन चाहिए। एक लोकसभा की, एक पंचायत और म्युनिसिपैलिटी की और एक विधान परिषद की। तो ऐसे करने से इतनी सारी वोटिंग मशीन चाहिए तो उसमें खर्च आएगा। तीसरा, रिड्यूस अकाउंटेबिलिटी। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जो लोकल जब इलेक्शंस होते हैं, रीजनल इलेक्शंस होते हैं, तो उसमें लोग क्या करते हैं कि हमने ये अच्छा कर दिया, हम अगले इलेक्शन में और अच्छा करेंगे। ठीक? अगर वन नेशन वन इलेक्शन आ गया, तो यानी कि सबको 5 साल का टाइम मिलेगा। 5 साल क्या करेंगे, 4 साल तो अच्छे से अपना मतलब
मौज-मस्ती करी, अब लगेगा अगले साल वो इलेक्शन आने वाला है, चलो 1 साल मेहनत करते हैं। तो जो अकाउंटेबिलिटी जो अभी है कि लोगों को जवाब देनी है, वो कम हो जाएगी। तो वन नेशन वन इलेक्शन आने से हमारे ये डिसएडवांटेजेस हैं 3, ठीक? आप लोगों को समझ में आया होगा, मेहनत से मैंने लेक्चर बनाया है, ठीक? पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना। मुलाकात जल्दी करें।